तारीख को विधानसभा के अंदर राजस्थान का बजट आना है, लेकिन उससे पहले हर कोई ये जानना चाहता है बजट में क्या कुछ खास रहेगा। और फर्स्ट इंडिया हर बार की तरह इस बार भी मेगा कवरेज कर रहा है, महा बजट को लेकर महा विश्लेषण कर रहा है। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और मैं अदिति नागर। ये सूर्य उदय के जैसे क्या वाकई में कांग्रेस के लिए होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हम जहां बैठे हैं वहां से सूर्य अस्त जयपुर के अंदर बेहतरीन नजर आता है। हम बैठे हैं इस वक्त आरटीडीसी पड़ाव रेस्टोरेंट के अंदर। और क्या अदिति ये बजट उस पड़ाव की तरह राजस्थान कांग्रेस के अंदर होगा कि उदय ऐसा हो कि 2023 में जो कहा जा रहा है कि सरकार रिपीट होगी, क्या वाकई में इस बजट के जरिए ऐसा होता दिखाई दे? बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि बजट कई तरह के होते हैं। कभी उसे चुनावी बजट कहा जाता है तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कभी गरीबों का बजट होता है। पिछली बार का बजट ये भी कहा गया था कि कृषि के लिए अलग से बजट दिया गया। इस बार क्या कुछ होता है विजेंद्र, देखते हैं। और इसी को लेकर हम मंथन करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफी खान जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं और बेहतरीन प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हज कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस विधायक अमीन कागजी जी हैं, डायनामिक प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभिषेक सिंघवी जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। अरुण अग्रवाल जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष 40। हमारे साथ किसान नेता फूलचंद बड़वड़वाल हैं, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं। और इसके अलावा हमारे खुद के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी हैं, ऋतुराज जी हैं, डॉक्टर ऋतुराज जी हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या प्रधान भी हैं। तो अदिति शुरू करें। बिल्कुल, मैं सबसे पहले अमीन कागजी जी के पास पहुंचना चाहूंगी। अमीन कागजी साहब, 3 शब्द घूम रहे हैं बहुत लंबे समय से, बचत, राहत, बढ़त। हम भी प्री बजट पे लगातार कवरेज कर रहे हैं, चर्चा करते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्री बजट ये प्रमोशन कभी नहीं देखा जो पहली बार हो रहा है। इतना उत्साहित कांग्रेस। देखिए, उत्साह एक ये सब लोगों को मैसेज जाता है कि राजस्थान में जिस तरीके से पिछला बजट था, जो खास तौर से हेल्थ को लेकर था, चिरंजीवी योजना थी, ओपीएस था, और उसका जो इम्पैक्ट आमजन में पड़ा है, उसको लेके सरकार और सरकार के कारिंदे और जनता सब उत्साहित है कि आने वाले बजट में क्या होने वाला है। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने कई बार पिछले कई दिनों में ये बात कही है कि आने वाला बजट होगा वो युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा। तो सब लोग एक्साइटेड हैं। और जिस तरीके से महिलाओं की आपने बात कही अमीन कागजी साहब, बहुत सारी महिलाएं ये पूछ रही थी हमारा फोन कहाँ है, और तमाम और तरीके के वादे जो पूरे नहीं हुए। जो बजट हुआ था उसका प्रोसेस है, अब वो उसका प्रोक्योरमेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सारी चीज़ें ऑन प्रोसेस हैं। तो निश्चित तौर से जल्दी ही उसका वितरण भी शुरू होने जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन आप हज कमेटी के चेयरमैन हैं, तो जरा बताइए क्या क्या डिमांड रखी गई है इस बजट के लिए? देखिए, हज कमेटी का जहाँ तक सवाल है, पिछले बजट में मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि जो हज हाउस है, उस हज हाउस में हमने 2 माले चढ़ाने थे। उसका काम शुरू हो गया और वो काम मुकम्मल होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसको अगस्त तक, जब तक हाजी जाएंगे अगले साल हज पे, तो वहीं से जाएंगे। दूसरी बात, हमने कई बार सेंट्रल हज कमेटी से कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से जब मैंने निवेदन किया तो पिछले 15 दिन 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी भारत सरकार को लिखी कि जो इमिग्रेशन पॉइंट जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, जो हमारी पूर्व की सरकार के टाइम पे शुरू हुआ था, आदरणीय मनमोहन जी के सरकार के टाइम पे, वो यहाँ से जयपुर हाजी जा नहीं रहे थे जयपुर से। कल ही जो मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उसका इम्बार्केशन पॉइंट का अब आने वाला जो हज है उसमें यहीं से होगा। लेकिन सर तीन चार डिमांडें हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई इस बार जो हज कमेटी कर रही है इस बजट के लिए, कि ये पूरा कीजिए। देखिए, हज कमेटी ने हमने काफ़ी कुछ मांगा था पिछली बार भी, क्योंकि पहले जब हम हाजियों को दिल्ली भेज रहे थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारा हाजी जो है जयपुर से जाना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत सरकार के अधीन ये सारा एयरपोर्ट्स और ये आते हैं, और ख़ास तौर से जो हाजी जहाँ से रवाना होते हैं वो दिल्ली से इन्होंने करे थे, तो उसके लिए भी हमने जब मांगा तो मुख्यमंत्री जी ने
पिछली बार 60 लाख रुपए इमीडिएटली 3 दिन में सैंक्शन करे कि भाई इन हाजियों को दिल्ली तक आप पहुंचाइए। तो ये राजस्थान की सरकार मात्र एक ऐसी सरकार है जिसने अल्पसंख्यक हों, चाहे युवा हों, चाहे यूथ हों और चाहे महिला हों, उनके लिए सबके लिए और काम यहीं किया। से अदिति सवाल शुरू होता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ रफीक खान जी। रफीक खान जी, मैं वोट बैंक की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये कोर वोट बैंक माना जाता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ा रहता है। तो उस कोर वोट बैंक की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी 2023 के चुनाव में, उसके लिए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ऐसा है, पिछला जब बजट दिया मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने, तो बहुत सारी वाहवाही हुई और सारे सदन ने आगे बढ़ के कहा कि बजट तो बहुत अच्छा दिया, और अपोजिशन को मौका नहीं मिला कहीं कहने का। तो एक शब्द उन्होंने बोला कि किस जादू से पूरा करोगे, कहाँ से आएगा। आज जनवरी में बैठे हैं, जादू चल गया, बजट पूरा हुआ, जहाँ जहाँ जो पैसा देना चाहिए था वो दिया गया, आम आदमी को राहत मिली, युवाओं को रोजगार की तलाश थी, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला, आगे की प्लानिंग की गई। एक ऐसी स्कीम खास तौर से युवाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान पहला मॉडल बना जिसने ये स्कीम लॉन्च की कि कोई भी गरीब आदमी का बच्चा जिसकी 8 लाख रुपए से कम की इनकम है या इनकम नहीं है, ऐसा आदमी अगर अमेरिका पढ़ना चाहता है, यूरोप पढ़ना चाहता है, जापान पढ़ना चाहता है, पॉकेट अलाउ नहीं करती है, पैसे नहीं है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इससे पहले कि आप थोड़ा मैं आगे बता और दूं बढ़े, आपको, लेकिन आपने बता विपक्ष तो की दूं बात की, स्कीम के बारे में विपक्ष तो की बात सुन लो। की। विपक्ष तो जब स्कीम तो आम सुनना बजट नहीं आया, दो। जब आम बजट आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी यही कहा कि ये बजट देखने में अच्छा लगता है, धरातल पे कैसे आएगा। मैं आपको पूरी बात बता दूं पहले। 200 स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चे जो गरीब आदमी के, रिक्शा वाले के, तांगे वाले के, जिनके पास पैसा नहीं है और विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में उसका नाम आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको सरकार 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक फॉर एक्सीलेंस के लिए बातें हो गई ना, दे रही है। बजट में 8 करोड़ लोगों को 8 करोड़ दे लोगों रही को है। डुबाना है सर। ऐसी स्कीम लॉन्च की गई, तो ऐसी चीजें आपको बहुत जल्दी और नई देखने को मिलेगी। जिस तरह की एजुकेशन के मामले में जो सफलताएं मिली, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, 150 स्कूल खोली, तो बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। बहुत लोगों ने प्रचार प्रसार खाली इस बात से नहीं होता कि आप कह दो स्कूल अच्छी है, मैं कह दूं स्कूल अच्छी है, किसी ने क्रिटिसिज्म कर दी, किसी ने कह दिया बिल्डिंग नहीं है, किसी ने कह दिया अध्यापक नहीं है। लेकिन मॉडर्न स्कूल की चर्चा, मॉडर्न स्कूल की चर्चा। 200 बच्चों की स्कूल में 4000 बच्चों की एप्लीकेशन आ जाए तो ये मान लेना कि वो मॉडल कामयाब हो गया, सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो अब उसको मॉडल मानते हुए इस साल उन्होंने 2000 स्कूलें खोलने की घोषणा की, जो कि करीब 1800 स्कूलें खुल चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में युवाओं को, छात्रों को, किसानों को, महिलाओं को हर घर लक्ष्मी, हर घर किसान हर के घर नाम कुछ से न कुछ उनके ऐसी चेहरे पे चीजें मुस्कुराहट मुख्यमंत्री आ गई लेके है। आएंगे तो उनसे जो पूछ लेते हैं आप देखोगे तो आपको मजा आएगा कि फूलचंद बड़बड़वाल जी, क्योंकि देखिए घोषणाओं के बारे में कहा जाता है कि घोषणा अच्छी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना अच्छा हो बस इससे निर्भर करता है कि बजट कितना अच्छा है। सर, किसान नेता हमारे साथ है सर। एक बात जी, और कह दूं मैं आपको, जी, भारत जोड़ो यात्रा हुई अभी, राहुल गांधी ने निकाली, राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबे दिन 17-18 दिन रही, और भारत जोड़ो के अंदर सारी मीडिया को हर रोज इनवाइट किया। एक मीडिया सवाल नहीं उठा पाया कि सरकार की परफॉर्मेंस गड़बड़ है, कोई सवाल नहीं उठा राजस्थान की सरकार पे। सब जगह बात यह आई कि राजस्थान की सरकार, खास तौर से चिरंजीवी योजना, महात्मा तो सर गांधी ज्यादा अच्छा है ना कि राजस्थान सरकार ना ये- बोलकर फिर वो बोले जिनके लिए काम हुआ है। ये सारी जी। चीजें जब आप हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, हर रोज मीडिया को इनवाइट करते हो और कहते हो कि आप पूछो, मैं आपको सब बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो मुझे खुशी इस बात की कि पूरे 20 दिन तक लोगों ने न केवल राजस्थान की योजनाओं को सराहा, बल्कि ये मैसेज और दिया कि ये ऐसी योजनाएं हैं, ओपीएस है, चिरंजीवी योजना है, ठीक है सर, लेकिन ये रोल मॉडल बने एक और बार- पूरे देश में जी, लागू। एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फूलचंद बड़बड़वाल जी, क्योंकि किसान है सर, कृषि बजट आया अंतिम, आपके अलग से बजट आया, लेकिन सवाल तो आप ये करते हैं कि भाई एमएसपी पे खरीद ही नहीं होती, और इस बार हम उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि मोटा अनाज ये साल घोषित किया गया है और सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई है वो तो राजस्थान है, तो ये तो खुश होने वाली बात है। देखो, गत बजट में इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा कि ये बजट पूरा ही किसानों के लिए है।
अब दुर्भाग्य ये देखो कि 1 साल हो गया उस बजट को। हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पैदा होती है वो बाजरा। ठीक है, मोटा अनाज। क्या मतलब पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा उत्पादक प्रदेश कोई है तो बाजरे का राजस्थान है। और उस राजस्थान में उस किसान बजट को देखते हुए एक दाना इस सरकार ने न गत बार खरीदा न उससे पहले खरीदा, जबकि मेरे किसान को 1500 रुपये में वो बाजरा बेचना पड़ा। अब देखो हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी होती है। लेकिन मैं बस वैसे ही ऐड कर रहा हूँ सर, वैसे ही ऐड कर रहा हूँ। अदिति, आपको पता है अमेरिका में इस वक्त बाजरा कितने रुपए किलो है? 18,000 रुपए किलो। आपको पता है अमेजोन पे क्या मिल रहा है? 700 से 800 रुपए किलो। सर गलत तो नहीं हूँ मैं? बिल्कुल विजेंद्र, सही बात यह है कि देश में अमेरिका अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की वजह से आज सबसे पावरफुल है, चाइना अलग वजह से है, रशिया अलग वजह से है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि इसी मोटे अनाज, क्योंकि जिस तरह से भुखमरी है, इसी मोटे अनाज से वो विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। और फिर राजस्थान का किसान ये बात करे, इसको और समझते हैं थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे किसान को 1 क्विंटल पे कम से कम 800 रुपए का नुकसान हुआ। बोनस देना दूर की बात, अगर ये सरकार मुझे मेरे किसान को उस उत्पादन का पूरा मूल्य दिला देती है MSP, वो ही इनका बड़ा एहसान होता। लेकिन सर जैविक खेती के लिए 600 करोड़ की घोषणा की थी, सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ की, पालानार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 की, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना का बजट 2.5 गुना बढ़ा दिया गया था। ये किसानों के लिए तो था। धरातल पे क्या दिया आपने? आंकड़ों में बहुत कुछ दिया, आंकड़े दिख रहे हैं सबको, पर धरातल पे आपने क्या दिया? और भाई साहब बोल रहे हैं ना कृषि के लिए हमने बहुत कुछ किया। अरे आप तो हमारा किया हुआ उत्पादन ही खरीद लेते, उसी में आपका बहुत कुछ मान लेते। अच्छा, अब कुछ समय बाकी है जब नया बजट जो इस साल का आ रहा है, 4 पॉइंट्स बताइए आप कृषि जो आपको चाहिए। कृषि कहा जो मैं पहले एक बताऊं। सर छोड़िए ना, जो हो गया कृषि फुलचंद बड़बड़ वाला जी कहते हैं ना कि होता है उसमें नेशनल को ये एग्रीकल्चर इज ए सब्जेक्ट टू स्टेट। सर ठीक है सर, लेकिन कहते हैं ना बीती बात बिसारिए आगे की सुध लीजिए। तो बताइए ना सर, इस बार क्या चाहिए? इस बार ये चाहिए कि 4 साल पहले इन्होंने झूठ बोल के मेरे किसान से मत लिए, संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कह के मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि वो संपूर्ण कर्जा मेरे किसान का माफ करें और आने वाले टाइम में उस किसान को कैसे डेवलप किया जाए, वो इनकम टैक्सदारी कैसे बने, उसकी हैसियत हालात कैसे पैदा हो, उस चीज में ये ठीक है सर, ये सवाल का जवाब हम लेंगे। भारत सरकार में आप बात करें वित्त मंत्रालय से कि जो बचे कुचे जिनकी जो है वो भारत सरकार करे, क्योंकि जो राजस्थान सरकार जितना कर सकती थी उन्होंने करा है। आपको एक चीज और 14,000 करोड़ रुपए ऐसे नहीं होते हैं। नहीं, गलत, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल किसान की बात नहीं है ये। किसान की अगर आप किसान की बात करते तो आप ये कहते जितने कर्ज माफ होते हैं उसका शुक्रिया अदा करते पहले, फिर आगे बढ़ते। रुके ना, हम एक हेल्दी डिबेट कर रहे हैं सर, एक हेल्दी डिबेट कर रहे हैं, रुके ना। लेकिन अमीन जी इस सवाल का तो जवाब देंगे ना सर कि MSP पे अगर खरीद नहीं हो रही है तो इसका जवाब कौन देगा? भारत सरकार ने क्या किया सर? लेकिन एग्रीकल्चर वापस लेने पड़े। कौन साथ में था किसानों के? कांग्रेस पार्टी साथ नहीं थी। अगर राजस्थान का किसान ये डिमांड कर रहा है कि MSP पे खरीदिए तो ये तो जी ये उम्मीद थी लोगों को कि सरकार का रिटर्न एश्योरेंस है कि इन 3 बिलों पे कुछ करेगी। किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसान औंधे मुंह पड़ा है, कोई बजट की सुनवाई नहीं हुई। स्टेट पे सर वो कह रहे हैं राज्य सरकार MSP पे कब खरीदेगी? सेंट्रल के बजट में बहुत उम्मीद थी केंद्र सरकार से जी, रिटर्न एश्योरेंस था। सर वो राजस्थान के बजट की बात आंदोलन को समाप्त, वो राजस्थान के बजट की बात करें, वो कह रहे हैं राजस्थान की सरकार कब खरीदेगी? रफीक खान साहब, एक आपकी क्लैरिटी के लिए सवाल है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए सवाल है आगे के लिए कि फर्ज कीजिए इस वाले बजट में अगर आपको कह दिया जाता है कि पूरा संपूर्ण कर्ज माफ है तो दोबारा किसान कांग्रेस के साथ जाएंगे? पूरा किसान जाएगा तय है, पर अगर उस किसान को इन्होंने चौराहे पे खड़ा कर दिया, उसकी जमीन को नीलामी के लिए तैयार कर दिया, अगर वो चीज नहीं कर पाए तो किसान इनके साथ नहीं आएगा। 10 तारीख का इंतजार करते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी इस बजट से, हालांकि बीजेपी जब ये बजट आ जाएगा तो एक शब्द होगा जो हमेशा विपक्ष में होता है कि पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है, लेकिन ठीक है बीजेपी ने क्या एक्सरसाइज इस बजट को लेकर किया है? और क्योंकि मैं देख रहा था जब मुख्यमंत्री 4 साल बीजेपी और 4 साल कांग्रेस का कंपैरिजन कर रहे थे तो उसके बाद बीजेपी के किसी स्पोक पर्सन ने, यहां तक कि अध्यक्ष तक ने आके ये नहीं बताया कि इन आंकड़ों में ये कमी है या ये है। तो क्या इसको लेकर बीजेपी में क्लियरिटी है कि इस बजट के बाद रिएक्शन क्या होंगे? देखिए, सरकार का पहला बजट हो तो उसके बारे में तो आप डिस्कशन कर सकते हैं कि सरकार क्या करेगी, लेकिन ये सरकार का अंतिम बजट है और 15-20 साल तक इनको अवसर भी नहीं मिलने वाला, इस तरह का बजट है।
तो आप सर आप बोलने दीजिए ना, कितनी आवाज दबाएंगे राजस्थान के लोगों की, कितनी चलिए, आवाज दबाइए ना, दबाएंगे आवाज आपकी जा रही है सर, माइक आपके कितनी हाथ आवाज में, दबाएंगे बोलिए राजस्थान के लोगों की। बोलिए। आप देखिए कि आपने पिछले 4 साल में जो कुछ किया उसका श्वेत पत्र जारी करते, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो विधायक महोदय मंत्री का दर्जा लेकर बैठे हैं, इनसे आपने अभी सवाल किया कि आपके मोबाइल स्कीम का क्या हुआ, तो इन्होंने कहा पिछले बजट में घोषणा हुई थी ना, अभी प्रोसेस में है, 1 साल हो गए उसको। आज जो बजट पेश करेंगे ये 9 महीने बाद तो चुनाव है राजस्थान में, नई सरकार आएगी वो करेगी, तो फिर आपका वो भी प्रोसेस में ही चलेगा। तो आपका जो आज आप घोषणा करने वाले हैं वो तो सब कुछ प्रोसेस है। लेकिन ये तो नई अच्छी सरकार चीज है ना। करेगी चलिए मैं उसको। आपसे पूछता हूँ, हम कौन से साल में, हम सर कौन से साल में, 2023 में है जी, इस वक्त, बिल्कुल, 2023 में, बिल्कुल। 2014 में घोषणा हुई कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। कर दी सर जाएगी। बड़बड़वाल जी साइड में बैठे हैं, पूछिए दोगुनी हो गई आय? बिल्कुल, सुनिए इधर, आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। बाजरे की बात चल रही थी ना अभी। नहीं, मैं आय दोगुनी की बात कर रहा हूँ सर, बताइए ना, हो गई दोगुनी आय? आपसे थोड़ी पूछ के जवाब देंगे, आपसे थोड़ी पूछ के जवाब देंगे। अरे सर आप विधायक होने का गलत फायदा मत उठाइए, आप दबाइए मत। अरे देखिए, सर सुनिए, कोई नहीं बता रहा है, माइक आपके हाथ में, बोलिए ना आप, सीधा बोलिए, आप बोलिए ना, आप सीधा बोलिए, माइक आपके हाथ में, बोलिए बोलिए, हम बोले ही नहीं, बोलिए ना, फिर हम बोले बोलिए नहीं, बोलिए अच्छा तो बोलिए। आप बात कर रहे हैं किसानों की दुगनी आय करने का। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 50 साल से ज्यादा तक शासन किया है, 45 साल तक राजस्थान में शासन किया है। इस कांग्रेस पार्टी ने किसानों का एक बार कर्ज माफ किया 52,000 करोड़ रुपए का। भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, यूपीए की सरकार ने किया था 2006 में, नरेंद्र मोदी जी 76,000 की करोड़, सरकार करेक्ट कर आई। लीजिए, 76,000 करोड़। अरे 76 मान लेते हैं, नहीं किया पर मान लेते हैं, ठीक है। आप जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उस सरकार ने सन 2019 से किसानों के खातों में 2,000 रुपए हर तीसरे महीने डालना शुरू किया, वो 2,20,000 करोड़ रुपया, 2,20,000 करोड़ सर रुपया छोड़िए ना, सीधा, सब सब्सिडी सीधा, अलग अलग सीधा, तरीके की अरे होती हैं, सब सब्सिडी अलग अलग direct तरीके की। benefit, आपने direct उसको सम्मान का नाम दे दिया सर, वो भी एक इसी तरीके से है। डीजल पे कितना दे रहे हैं किसान, डीजल पे कितना दे रहे हैं, खाद पे कितना दे रहे हैं सर? मेरा सवाल ये है कि आय दोगुनी के लिए कोई नया टारगेट दिया गया है, भूल गए हैं? अरे सर आप या तो बोलने दीजिए, नहीं, आप ही बोल रहे हैं ना, माइक आपके हाथ में ये सर। बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ 2022 के बाद कोई नई डेट आई है सर? नहीं बोल रहे। हाँ, 2022 के बाद कोई नई डेट आई है सर? देखिए बात सुनिए आप अभी बाजरे की बात चल रही थी, जब यूपीए ने अपना लास्ट एमएसपी जाहिर किया था 2013 में, तब बाजरे की एमएसपी थी 1250 रुपए। आज बाजरे की एमएसपी 2350 रुपए। हरियाणा खरीद रहा है, गुजरात खरीद रहा है, मध्य प्रदेश खरीद रहा है, राजस्थान क्यों नहीं खरीद रहा? राजस्थान क्यों नहीं खरीद रहा? राजस्थान, अरे भैया खूब खरीद रहे, खूब खरीद रहे। राजस्थान के किसानों को पिछले वर्ष 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ और 600 मीट्रिक टन बाजरे का ठीक है, उत्पादन। निर्मल तिवारी जी हमारे साथ हैं। निर्मल जी, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है सर, किसान एक बड़ा मुद्दा है और किसान के इर्द गिर्द चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजट घूमते हैं। आपको लग रहा है इस बजट में किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जा सकता है? निर्मल तिवारी जी, निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, चूंकि मैंने 93,000 करोड़ का कर्ज 10 दिन में माफ करने से क्या हुआ? यहाँ मेरे बड़े ही मौजूद मित्र बैठे हुए, सब लोग अपने कोई अलग सरकार से प्रतिनिधित्व करता है तो कोई अलग अलग सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसान निश्चित तौर पर एक बड़ा फैक्टर है जो इस बजट में देखने को मिलेगा। इस चर्चा पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बजट हम जब पेश करती है कोई भी सरकार, अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो उसकी एंटी में कितना पैसा है उसको देख करके वो बजट पेश करती है, ना कि अपेक्षाओं से कि केंद्र से मेरे को ये मिल जाएगा तो हम इस हमारे बजट में ये पेश कर देंगे, हम हमारे बजट में ये सौगात दे देंगे। ये सब मिथ्या बातें, उनका कोई मतलब नहीं है। बजट में वही आना है जो गहलोत सरकार की जेब में है, उनकी एंटी में, उनके खजाने में, जो उनकी ट्रेजरी में पैसा है उसके हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि योजनाओं का वित्त पोषण करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई मोर्चों पे ऐसा कहा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाजपा इसको लेकर के कोई किसी तरह का कोई लेकिन निर्मल जी अगर आपकी बात को सही मानेंगे फिर तो बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर का होगा ही नहीं, और यहाँ बजट बनने वाला है 6 लाख करोड़ से ऊपर। को समझने वाली बात ये है, चूंकि ये सरकार का अंतिम चुनावी बजट है, अगर हम बजट की बात करें तो, क्योंकि सरकार अपने बिल्कुल अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में चल रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें इस तरह की घोषणाएं आनी चाहिए। और हर सरकार को ये हक है जो सत्ता में बैठी हुई है कि वो अपना जब अंतिम बजट पेश करे तो निश्चित तौर पर उसको जनता के बीच में दोबारा जाना है, तो वो सब सौगातें, वो सब उसमें घोषणाएं वो उसकी तरफ से की जानी चाहिए जिसका उसको सियासी फायदा मिल सकता है। लेकिन ये गहलोत सरकार का पिछले 4 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छे काम किया, क्योंकि कोविड का ऐसा दौर जो देखने को मिला था विजेंद्र, जिसमें बहुत बड़ी चुनौती थी, आर्थिक संसाधनों से सब बहुत एक विपन्नता की स्थिति आ गई थी सारे राज्यों के अंदर। तो ऐसे में कोविड मैनेजमेंट करना, एक सुरक्षित प्रदेश की छवि को सारी देश दुनिया के सामने रखना तो निश्चित तौर पर चुनौती था। उस चुनौती से तो उन्होंने पार पाली, लेकिन अब ये जो चुनावी जो बजट आना है, जिसको हम चुनावी बजट की जिसको संज्ञा दे रहे हैं, इसका वित्त, इसमें जो भी घोषणाएं होंगी उसका वित्त पोषण हम कहां से करेंगे, उसके लिए भी हमें उस बात का इल्म रखना चाहिए, उस बात से हमको योगी जी, योगी जी क्या आपको लग रहा है वाकई में, क्योंकि हमेशा बजट जो होता है वो सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए सियासी नफा नुकसान पर टिका होता है और बजट भी नफा नुकसान ही होता है, तो आपको लग रहा है कि इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री जो हमेशा कहते हैं कि जिसने जो मांगा मैंने दे दिया है,
तो ज़िले भी मिल जाएंगे, नए संभाग भी मिल जाएंगे, कुछ कमिश्नरेट भी मिल जाएंगे और ना जाने क्या क्या मिल जाएगा। देखिए विजेंद्र, बजट चुनावी होगा, ये तय है। और अशोक गहलोत के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा ये हमने बीते 4 बजट में देखा है। पिछला बजट था वो किसान आधारित था, कृषि और किसान को समर्पित था। इस बार पहले ही अशोक गहलोत ने कह दिया है कि महिलाओं और युवाओं को ये बजट समर्पित होगा और उस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहेगा जहाँ रोज़गार सृजन हो सके, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और कई ऐसी चीज़ें जो इस बार नहीं हो पाई थी बीते 4 सालों में, वो इस बजट में देखने को मिलेगी। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस, अदिति मेरी बात से सहमत होगी, कि एक मिथक तोड़ना चाहती है, एक बार वो भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस का। ये मिथक ऐसे नहीं टूटने वाला है, पिछले 30 सालों से टूटा नहीं। इस मिथक को तोड़ने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस मिथक को तोड़ने के लिए इस बजट के अंदर वो संदेश देना होगा जो राजस्थान के हर कोने कोने को छुए, गांव ढाणी को छूने वाला हो। पिछली बजट में हमने चिरंजीवी को लेकर हो, चाहे हमने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की राहत दी हो, किसानों को राहत दी हो, लेकिन माइलस्टोन बजट आने की बात की जा रही है। पहली बार राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर हमने होर्डिंग देखे कमिंग सून के, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार हमने ये देखा कि बजट को लेकर जो ब्रांडिंग की जानी चाहिए, शायद मुझे नहीं लगता ऐसी ब्रांडिंग किसी भी देश में, किसी राज्य में। तो एक तरह से, और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने बजट दिया है, हम उस बजट से ज़्यादा लोक लुभावन बजट देंगे, क्योंकि केंद्रीय बजट की चारों तरफ तारीफ हो रही है। योगेश जी, लोक लुभावन आपने बात कही। योगेश जी, जब जैसे इस बार जो आम बजट आया है उसमें कहा है कि कुछ भी रेवड़ियां नहीं है, तो वो दूरगामी बजट हो जाता है। लेकिन फिर चुनावी बजट की आपने बात की तय है, तो फिर क्या रेवड़ियां बटेंगी? क्योंकि ये बहुत डिबेट का क्वेश्चन है। जब विपक्ष, अगर सामने वाला का बजट अच्छा होता तो कहते हैं रेवड़ियां बांट दी, अच्छा नहीं होता तो कहते हैं रेवड़ियां नहीं बांटी। अच्छा, वो राहत शायद भी हो सकता है कि फ्री बीज की तरफ हो। फ्री बीज, तो ऐसे में इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष तो तुरंत कहते हैं रेवड़ियां बांट दी साहब। रेवड़ी भी बटेंगी और रेवड़ी का अलग तरीका होगा। फिर अशोक गहलोत कहेंगे जादुई रेवड़ी है और ये जादुई पिटारे से निकली है। मैं ऐड ऑन करूं, मुख्यमंत्री वाकई जादूगर है। ये बात उन्होंने 4 साल में तो प्रूव करी है। विषम परिस्थितियों में सरकारें चली है और विषम परिस्थिति में बजट दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने एक बजट दिया और एक बजट मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और उस बजट की कामयाबी का एक नजरिया ये भी है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और इस कमिंग सून वाले मामले में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब आवाम में ये कौतूहल तो है, होर्डिंग्स ने चर्चाओं का बाजार तो गर्म किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चमत्कार करेगा। और ये बात तो तय है। आपको जैसे ही बजट आएगा, आप एक ऐसी फिर बुलाना आप यहाँ पर, और जब बजट आ जाए जी, और तब लेकिन सेंट्रल ठीक है, खान जी को अच्छा लगेगा। और एक स्टेट का बात बजट बताऊं, दोनों साथ लेके पार्लियामेंट बैठेंगे में भी और फिर अशोक बताएंगे गहलोत कि साहब के क्या अशोक बजट की गहलोत ने चर्चा और क्या है बजट कि दिया कब है, है, क्या अच्छा। होगा। और वाकई बजट जादूगर का नहीं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो तुमने हाँ। बोली अदिति। पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर भी क्योंकि अशोक गहलोत को सिर्फ राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं माना जाता, तो दिल्ली में भी ये चर्चा है, पार्लियामेंट में, संसद में ये चर्चा है कि कौन सी तारीख को है, अब क्या होगा, क्या क्या निकल कर आएगा। इस तरह लोग की पूछने आते हैं कि चिरंजीवी योजना कैसे लागू करी, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से। ठीक है, लेकिन हमारे साथ अभिषेक सिंघवी जी हैं। अभिषेक सिंघवी जी, क्योंकि बजट में ये महत्वपूर्ण होता है कि पैसा जेब के अंदर कितना है, तो जरा ये बताइए सर, हम जनता के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ राहत मिलेगी? क्या स्टेट वैट में कहीं कटौती हो सकती है, कुछ और रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, क्या ये अलाउ करती है हमारी जेब? देखिए, वैट में कटौती के लिए कोई बजट की आवश्यकता नहीं है, वो तो कभी भी हो सकती है। जो इनडायरेक्ट टैक्स ही राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है, तो जीएसटी के आने के बाद वो तो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स का चला गया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, स्टेट काउंसिल के पास है, जीएसटी काउंसिल के पास है। अब देखिए, घोषणाएं तो कई हो सकती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है ये एक देखने का विषय है। जैसे कि मैं एमएसएमई कंसल्टेंट हूँ, तो उस विषय में एक बताना चाहता हूँ कि रिप्स 19 जो स्कीम चलती है राजस्थान में उद्योग संवर्धन की, उसके लिए बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं हुई थी। टूरिज्म सेक्टर के लिए, स्पेशली रूरल टूरिज्म के लिए, ज्वेलरी सेक्टर के लिए। पर अब जब रिप्स 2022 आ गया, तो रिप्स 2022 आने के बाद वो सारी घोषणाएं खत्म हो गई, उनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब रिप्स 2022 जो है, बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट करी थी, अक्टूबर में घोषणा हुई थी, अभी तक वो लागू नहीं हुई है, उसके फॉर्म्स नहीं आए हैं, उसके रूल्स नहीं आए हैं।
एक राजस्थान सरकार की बड़ी अच्छी फ्लैगशिप योजना थी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। रिप्स के नॉर्म्स तो उसकी साइट पे हैं। सरकार, सर मेरा एक निवेदन सुनिए, नॉर्म्स और रूल्स तो हैं पर उसके फॉर्म्स नहीं आए। देखिए पॉलिसी आ गई है, रूल्स नहीं आए। आपने अभी कहा कि रूल्स ही नहीं आए हैं। हाँ रूल्स नहीं आए। तो मैंने कहा रूल्स तो नहीं आए साइट पे सर। हैं, रूल्स तो सारी साइट पे हैं। बिना रूल्स के तो स्कीम लॉन्च ही नहीं की जा सकती माय डियर। नरेश जी, बजट में आज भी एक आम आदमी रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा की, बिजली की, पानी की बात करता है। मेरा सवाल नरेश जी और ऐश्वर्य जी दोनों से है और आपसे भी कि जो ये ईस्टर्न कैनाल की बात थी, जल की बात थी, पानी आज भी राजस्थान के लिए बड़ी समस्या है, बिजली आज भी राजस्थान के लिए बड़ी समस्या है। माना जा रहा है कि इस बजट में बिजली को लेकर बड़ी एक बैठकें भी हुई हैं और कुछ नई चीज निकल कर आ सकती है, लेकिन बिजली, कोयला, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्य सब कुछ मिले हुए हैं। पानी की बात करते हैं, क्यों केंद्र सरकार ने, वसुंधरा राजे ने पिछली बार नितिन गडकरी के साथ बैठकर उस पूरी परियोजना पे लगभग काम कर दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में केंद्र सरकार है, पानी का मसला राजस्थान के लिए कब सॉल्व होगा? हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत जो चीजें हैं वो कब मिलेंगी लोगों को? पानी, बिजली। देखिए अदिति, जैसे आपने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे चुनावी मुद्दे होते हैं, लोगों की नज़र रहती है। बिजली की बात की है, पानी की बात की, ये भी चुनावी मुद्दे हैं। और ख़ासकर ARCP की अगर आपने बात की है तो इस पे तो चुनाव लड़ा जाना है, चाहे राजस्थान की हम बात करें या आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें। ARCP पे राजस्थान का मुद्दा बना रहेगा, चुनाव इस पे लड़ा जाएगा। बिजली जो है वो ज़रूर उस पर राहत दी जा सकती है। आप दिल्ली से जयपुर आए तो राहत शब्द बीच में पढ़ा होगा आपने, वो बिल्कुल उसी तरह पे है कि कई राहत इस पिटारे से बरसेगी, लेकिन जो ARCP का मुद्दा है वो भी कहीं छूटने वाला नहीं है। जो हमें जो जानकारी है, इस बार भी मुख्यमंत्री है जो पिछली बार उन्होंने बजट घोषणा में अपने स्तर पर ARCP की बात की थी, बजट की बात की थी, तो संभावना है कि उसको और बढ़ाया जाए ताकि इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा होने वाला है। बिल्कुल। ये इसके अलावा PHED भी है। सर कौन सी बड़ी घोषणाएं दोनों सेक्टर में आपको लग रही हैं जो हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री ने जब पिछला बजट पेश किया था उसके बाद अगली घोषणा ये कर दी थी कि अगला बजट युवाओं का बजट होगा, और युवा मतलब खेल है। कोई ना कोई युवा कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है, वो पहले मैदान का खेल फिर राजनीति अभी का जब खेल। भारत जोड़ो यात्रा हुई तो राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से खास तौर पे कहा कि जो खेल कर रहे हैं उनके लिए, खाने पीने को लेकर उनके लिए क्या कुछ राजस्थान सरकार कर रही है। राहुल गांधी ने स्पेशली कहा था कि जो फुटबॉल खेलते हैं या दूसरे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उन स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं? तो संभवतः देखिए, अगर कंपैरिजन करें तो पिछले 2-3 बजट की अगर हम बात करें तो खेलों के लिए काफ़ी घोषणाएं हुई हैं। हालांकि हम तुलना करते हैं हरियाणा से करते हैं, पंजाब से करते हैं, वहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। लेकिन जो राजस्थान पिछड़ा था, जहाँ खिलाड़ियों को पहले TADA तक नहीं मिलता था, आने जाने का किराया नहीं मिलता था, वहाँ प्राइज मनी मिलती है, सीधी नौकरी मिलती है अगर वो पदक जीतता है तो। और अभी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे उससे कम से कम, भले ही उनका स्तर कैसा रहा हो, कमियां थी, खामियां थी, लेकिन एक माहौल ज़रूर बना कि लोगों को खेल से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद शहरी जो ओलंपिक की बात हुई वो शुरू नहीं हो पाए, उसकी शायद प्लानिंग है वो ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जो युवाओं के लिए खासकर बात करें, इसमें आप खेल की भी बात कर सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेडियम की बात करें लगातार कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है राजस्थान में, तो इस बात की संभावना है कि पिछली बार जो ध्यानचंद स्टेडियम की बात की थी जिसमें बजट नहीं मिल पा रहा था, अभी भी विधानसभा में इस बारे में प्रश्न लगे थे, तो उसको लेके जरूर अब सरकार फिर से उस पर काम करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, और खासकर जिन खेलों में राजस्थान अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए क्या कोई कार्य योजना बनाया जाए। क्या जो ग्रामीण ओलंपिक है वो 1 साल तक रह गए, या इसके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, इसकी घोषणा हो सकती है कि ग्रामीण ओलंपिक है या शहरी ओलंपिक है, ये बाद में भी हो सकते हैं। तो चूंकि ये बजट है, युवाओं पे फोकस रहेगा, तो खेल तो जरूर शामिल ठीक है। होगा। अदिति, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। अमूमन आप ऐसा ही सुनते होंगे, लेकिन आज हम जहां बैठे हैं उस जगह का नाम है RTDC पड़ाव। तो इस पूरे प्रोग्राम में एक छोटा सा पड़ाव ले लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
बहुत स्वागत है आप सभी का। गहलोत के ब्रह्मास्त्र यानी कि प्री बजट चर्चाएं चल रही हैं और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग राज्य में एक बात बहुत उठती है ओपीएस को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल जो केंद्र है वो मानती है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है, उसको बढ़ावा देने की बात। वहीं राजस्थान में ओपीएस के चलते हिमाचल में भी सरकार आई और पूरे राजस्थान के कांग्रेस के तमाम नेता हैं देश भर के, ओपीएस के चलते दूसरे राज्यों में भी सरकार लाने की बात करते हैं जैसे कर्नाटक। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। कई बार उन्होंने, मैं ऋतुराज जी के पास जाना चाहूंगी, कई बार उन्होंने एक बात कही कि वो कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन लगा देता है सरकार के लिए, काम करने के लिए, जनता के लिए, उसको क्या हम सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकते पेंशन के तहत? और जब से ओपीएस आया है एक कर्मचारियों का तबके के साथ साथ एक अलग जो माहौल है वो बना है मुख्यमंत्री के लिए। तो कैसे देखते हैं आप इसको? इसको लेकर उम्मीदें खासी बढ़ गई हैं क्योंकि अब कर्मचारी ये मांग करने लग गए हैं कि जो 9, 18, 27 का जो स्लैब है वो उसको हटाकर अब नया स्लैब लाया जाए पदोन्नति का 8, 16, 24, 32। तो 8, 16, 24, 32 का स्लैब आने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही जो अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर जो सचिवालय के बराबर वेतन देने की बात कही जा रही, बार बार ये इसको लेकर प्रदर्शन भी होते रहे हैं। और क्योंकि ये लेकिन अगर इस स्लैब को, इस वर्ग को छेड़ेंगे तो पूरा जो ढांचा है वेतनमानों का वो तमाम ढांचा बिगड़ने के आसार हैं। ऐसे में क्या इस बड़ी चीज को ले सकते हैं? भाषा में समझना चाहेंगे कि ये पूरा वर्ग कितने लोग हैं ये कर्मचारी? अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी का एक बड़ा वर्ग है, करीब 2 से 3 लाख इसमें जुटते हैं और कुल मिला के जो कर्मचारी हैं वो 9 से 10 लाख के आसपास बैठ रहे हैं अगर हम पेंशनर्स को भी गिने तो। क्योंकि पेंशनर्स, तो ये ओपीएस स्कीम ये करीबन 9 से 10 लाख लोगों को सीधा सीधा इम्पैक्ट करती है। ओपीएस स्कीम इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन ओपीएस में वर्क चार्ज कर्मियों को भी शामिल करना पड़ेगा जो कि उनकी मांग है। और अभी जो अछूते हैं इससे ओपीएस से, ओपीएस के दायरे में जो बाहर हो रहे हैं। मेरा एक सवाल है ऋतुराज जी से कि क्या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ेगी? क्या जो बेरोजगार युवा है उनको जो राशि मिल रही है वो बढ़ेगी? सोशल सिक्योरिटी को लेकर अशोक गहलोत बहुत सचेत रहते हैं, तो क्या इस तरह की कोई घोषणा होगी? सोशल सिक्योरिटी में जो वृद्धावस्था पेंशन बढ़ने की बात है और 70 साल से की उम्र से ज़्यादा के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर कितनी बढ़ाई जाए ये अलग अलग डिस्कशन का विषय हो सकता है। 5 से 10 हज़ार रुपये करने की इसमें बात सामने आ रही है। इसके साथ ही जो युवा हैं, जैसे कि बात कही जा रही है कि युवाओं का ये बजट होगा, तो युवाओं को जो ऐप आधारित जो सेवा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोलने के लिए और अन्य जो तमाम तरह के स्वरोजगार के जो उद्यम हैं वो उसको लेकर ज़्यादा फोकस रह सकता है, रहने वाला है। और इसके साथ ही बेरोज़गारी भत्ते को लेकर जो उसकी तकनीकी दिक्कतें हैं, जो अड़चनें हैं, जो कई बार ये सामने आता है कि बेरोज़गारी भत्ते के साथ साथ जो ट्रेनिंग जो कराते हैं, ट्रेनिंग इतने समय की होनी चाहिए और इंटर्नशिप करने चाहिए, उस तमाम तरीके की दिक्कतों को मानवीय आधार पर ये बजट। एक और चीज़ है, लेकिन अदिति 2013 में मुझे ध्यान है मुख्यमंत्री ने कहा था कि कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। तो ये बताइए जो किया जा रहा है सब कुछ, इससे कर्मचारी खुश हैं? अभी जो ओपीएस लागू है उससे कर्मचारियों का माहौल बहुत बढ़िया है और करीब जो इससे सीधे जुड़े हुए हैं 7, 7.5 लाख, उनको अब नई उम्मीद दिख रही है और कर्मचारी इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा गहलोत समर्थक हम मान सकते हैं वो हो रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें जो विसंगति है उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है, तब जाकर वो वास्तविक लाभ मिल सकता है। यानी चुनावी भी और मानवीय भी। मैं ऐश्वर्य जी के पास जाऊंगी। ऐश्वर्य जी, 2 सवाल आपसे पहले भी मैं बात करना चाह रही थी। पहला कि हमने पानी की बात करी, तो वो जो 13 जिले हैं खासतौर पे, हालांकि पूरा राजस्थान इम्पैक्ट होता है, वो 13 जिलों के लोग इस ईआरसीपी के माध्यम से किसको जिम्मेदार ठहराएंगे अगर ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं जमीन पर उतरता है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। अदिति, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऐश्वर्या भाई ईआरसीपी के जो 13 जिले हैं फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज के दौरान वो घूमे हैं और उन्होंने वहां से बाकायदा रिपोर्टिंग की है। अब बताइए। मैं वापस इसी जगह आऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो मुद्दा ये है कि कौन कितना प्रभावी तरीके से आम जनता तक मैसेज दे पाता है। मैं वापस ईआरसीपी पर आऊंगा। ईआरसीपी से पहले मैं ये बोलूंगा कि केंद्र का बजट आया, इनकी पार्टी है बीजेपी, इन लोगों को टास्क दे दिए कि आप चले जाइए और बस अमृत बजट पर अपनी बात कीजिए। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष जी अजमेर में अमृत बजट को लेकर एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं प्रबुद्धजनों के साथ। तो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास भी बड़ा टास्क है। रफीक भाई बैठे हैं, अमीन भाई बैठे हैं,
इनको फील्ड में जाकर बताना है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे पहले कितनी कारगर योजनाएं दी हैं और वो अब कितनी देने वाले हैं। लेकिन इन सबके परे आम आदमी के एक चीज ही समझ में आती है, आम आदमी के समझ में आती है कि मुफ्त क्या मिल रहा है, आम आदमी के समझ में आती है कि सीधे तौर पर हमारी जेब में क्या फायदा हो रहा है। आम आदमी को इन चीजों से मतलब नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा क्या है, क्या नहीं है। वापस मैं अब ईआरसीपी पर आ जाता हूं। ईआरसीपी पर आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो ये जानता है कि पूर्वी राजस्थान में उनके यहां पर जल कौन लेकर आएगा। अब ये मामला इतना उलझ गया है कि लोग अब किंग कर्तव्य विमूढ़ से नजर आते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो बयान देते हैं कि आप वापस से आओ, मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है, तो अशोक गहलोत हैं वो अपना अलग बयान देते हैं और इनकी पूरी टीम के लोग अलग बयान देते हैं। तो आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि आखिरकार गलती किसकी है, केंद्र की गलती है या फिर राज्य की। ऐसे में मैं वापस आप तक आ रहा हूं, ऐसे में आम आदमी को समझा कौन पाएगा? कांग्रेस तो क्या जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आम आदमी को बीजेपी ये समझा पाई कि कोई योजना नहीं थी अशोक गहलोत सरकार की पिछले 2022 तक? 2022 की योजनाओं की बात जो करी जन आक्रोश यात्रा ने, तो मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जन आक्रोश निकाला। अमीन भाई, मैं कह रहा हूँ ना तो जनता में आक्रोश था भाई। जो इन्होंने सवाल पूछा है, दिल्ली ब्यूरो चीफ ने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है कि जनाक्रोश को लेकर अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन सी चीज पर ज्यादा जोर दिया गया। ईआरसीपी पर अकेले पर नहीं, सारी चीजों को लेकर इन्होंने आपकी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो ईआरसीपी वहां पर भी गौण हो जाता है। आप बताइए था कहाँ? न तो जनता ना आक्रोश था भाई, कहीं दिखे ही नहीं राजस्थान में, कुछ ही नहीं बचा। आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता, आपको नवंबर में दिखेगा, आपको नवंबर में दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ नवंबर में दिखेगा, आपको अभी दिख नहीं रहा। आपको जब लोगों में आपके चश्मे के नंबर बढ़ेंगे ना नवंबर में, तब दिखेगा आपको जन आक्रोश। अभी आपको दिख नहीं रही है। एक अपडेट आपको मैं दे दूं कि जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में भी निकली, तेलंगाना में भी निकली। उसका इतना मोटा पुलिंदा कार्यकारिणी में लेके पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष साहब, तो वहां पर पूछा गया, बताया इतनी 15 लाख कंप्लेंट्स आई हैं, आंकड़े वहां पे बैठे, तब पता लगा कि 15 लाख कंप्लेंट्स आई हैं, इसको देखिए ऐसे कैसे आई हैं, और आई हैं तो आप जन आक्रोश यात्रा क्यों नहीं ढंग से निकाल पाए। दूसरी बात, उसी समय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि यात्रा तो निकली है तेलंगाना में और बाकी सभी राज्यों को तेलंगाना की कॉपी करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। अभी आपने ईआरसीपी की बात की, इन्होंने कहा बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस का तो एक क्लियर मत है कि हम ईआरसीपी लाना चाहते हैं। आप भी ये कहो कि आप लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो, एक बात। दूसरी बात, गैस के दाम 1100 रुपए में मुख्यमंत्री ने कहा जिसको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं। आप भी दे दो, आप भी दे दो पूरे राजस्थान। सर आप बोलने दीजिए, एक इधर से शुरू होता है, एक दूसरा शुरू होता है। सर दूसरों को भी बोलने दीजिए, सर दूसरों को बोलने दीजिए। सर अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकली और पूरे प्रदेश में ये पहले राजस्थान की पहली ऐसी यात्रा है जो हर गांव और ढाणी में गई। उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं होनी थी, लोगों की समस्या इकट्ठा करनी थी। गांव में ढाणी में भीड़ इकट्ठा नहीं करनी थी, हमको भीड़ इकट्ठा करनी थी सभाओं में। और हमने 186 सभाएं की पूरे राजस्थान की हर विधानसभा में। आप जब जाओगे डूंगरपुर बांसवाड़ा में 25-25 हजार लोग एक विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाकी नेताओं की सभाओं में मौजूद थे। अनुसर, क्योंकि आप 40 के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उद्योग की नजर से मैं समझना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक बड़े प्रोग्राम्स भी हुए जिसके जरिए कहा गया इतने लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं। अब बताइए, उद्योग जो घराने हैं या जो उद्योग सेक्टर है उसकी डिमांड क्या है इस बार? देखिए, अभी आपने जो एमओयू का साइन बोले 14 लाख करोड़ से ऊपर एमओयू साइन हुए और उसमें करीब 40% शिलान्यास भी। ये स्वागत योग कदम है राजस्थान के उद्योगों की प्रगति के लिए। उसको भी जवाब दे दीजिएगा साथ में, आप क्योंकि समझते हैं इस बात को। राजस्थान की सरकार जितना उसका जीएसटी है उसका 39.8% कर्ज लेती है हर साल। वो ये जो इतनी योजनाओं की बड़ी चढ़ी बातें कर रही है, जिसने 3,41,000 करोड़ के कर्ज को पिछले बजट तक 4,72,000 करोड़ पहुंचा दिया, वो इन सबको कैसे करेगा? अरे उखाड़ो ना, उखाड़ो ना, उखाड़ो, बोलिए। 2,42,000 के कर्ज समझना चाह रहा हूँ सर, समझना चाह रहा हूँ सर, इसलिए तो सर पूछ रहा हूँ। ये तो सरकार की पार्टी के विधायक धमका रहे हैं। व्यापार की बात जो बजट आ रहा है, मैं यही बात करना चाहूंगा कि जो अभी एक वक्ता बोल भी थे रिफ्ट 2019, उसके बाद रिफ्ट 2022 आई।
मैं आपके चैनल के मार्फत रिप्स 2019 में जो बेनिफिट देंगे 2022 में कुछ प्रावधान हटा दिए गए, उसमें खाली प्लांट एंड मशीनरी पर ही बेनिफिट दिया जा रहा है, उसको लागू किया है। दूसरी बात, मेरे पास संयोग से 2 विधायक आज इस आपके मंच पे बैठे हैं, फर्स्ट इंडिया मंच पे। अभी राजस्थान सरकार ने यूडीएच डिपार्टमेंट ने वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा मान लिया। ये 2 साल पहले मान लिया था, किंतु रिक्को भी राजस्थान सरकार की एक एंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन रिक्को ने आज तक वेयर हाउस को, धर्म कांटे को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान कर सलाहकार संघ की मीटिंग हमेशा होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को काफ़ी जोर से ये बोल के आया हूँ। तो मैं दोनों विधायक से कहूँगा, उसके कारण कई लिटिगेशन होते हैं। कल ही हमारे विश्वकर्मा क्षेत्र में, जहाँ ये दोनों विधायक दोनों व्यापारी भी हैं, ये खूब अच्छी तरह व्यापार समझते हैं, तो कल ही विश्वकर्मा में 300 से ज़्यादा नोटिस खाली वेयर हाउस कोई इंडस्ट्री का पार्ट है। कोई को 100 किलो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कोई लखनऊ से या यूपी से या दिल्ली से या हरियाणा से नहीं मंगाएगा, वो आसपास जो स्टॉकिस्ट होगा उससे लेके अपनी फैक्ट्री को हैम्पर नहीं करेगा, प्रोडक्शन चालू रखेगा। ठीक है सर, ठीक है। ये बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक यानी कि एक पड़ाव के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं ये है आरटीडीसी का पड़ाव रेस्टोरेंट। यहाँ से सनसेट बेहतरीन दिखता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बजट के जरिए उस सूर्य उदय की जो राजस्थान में आम जनता को राहत पहुंचाए। एक छोटे से पड़ाव के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट को लेकर महाचर्चा आरटीडीसी पड़ाव रेस्टोरेंट के अंदर, और हमारा प्रोग्राम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ, जिसमें जनता से जुड़ी उन मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे जिसको लेकर बजट में आम आदमी हमेशा नजरें टिकाकर बैठता है। और शुरुआत करेंगे विकास आपके साथ। चिकित्सा और एनर्जी ऊर्जा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। घर में बल्ब जले और पेट के अंदर भोजन के साथ निरोगी काया रहे, ये मुख्यमंत्री का ध्येय रहा भी है। आपको क्या लग रहा है, क्या घोषणाएं हो सकती है दोनों सेक्टर के लिए? देखिए विजेंद्र, अगर बात करें बजट की घोषणाओं की, तो इस बार का बजट जो है खासतौर पे युवाओं पे फोकस रखेगा। साथ में दूसरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा चिकित्सा पे। और चिकित्सा की जो योजनाओं की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विशेष फोकस है, जैसे कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है उसको एक छत के नीचे लाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कैंसर इंस्टीट्यूट को लाने की, लेकिन उसका विस्तार किस तरह से विस्तार होगा, किस तरह से उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसको लेके बजट में बहुत बड़ी उम्मीद है। साथ में चिरंजीवी योजना, आरजीएचएस योजना, ये जो योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार ने फ्रंट फुट पर तमाम जो मोर्चे हैं उन पर काम किया है, और उसको लेकर के देश भर में एक नज़ीर बनी। आरजीएचएस की बात करें तो मैं आपको अपडेट कर दूं, राजस्थान की जो आरजीएचएस योजना है उसको रोल मॉडल मानते हुए और दूसरे स्टेट जो है वो इसका अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से ये योजना इंप्लीमेंट की जा रही है, क्योंकि ये कर्मचारी और खासतौर पर पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी योजना है। इसके साथ में चिरंजीवी योजना है, उसका दायरा जो है वो भी बढ़ सकता है। उसका दायरा किस तरह से बढ़ता है और कैसे बेनिफिट उसमें बढ़ाए जा सकते हैं, इसको लेकर के बजट में घोषणा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें और सेक्टर की, मेडिकल के, ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ऊर्जा के अंदर अगर बात करें तो अभी इस वक्त ऊर्जा को सबसे खास जो है वो है कि जो नई नई तकनीक आ रही है उनका समावेश कैसे होगा, और उन समावेश के लिए आईटी का नवाचार किस तरह से हो सकता है। तो एक बड़ी चर्चा इस बात को लेकर कि आईटी कंपनी, 8वीं बिजली कंपनी एक नई घोषित हो सकती है, जिसका नाम जो है एग्रीकॉम, जैसे पिछली बार घोषित की थी उस तरह से आईटी की जो कंपनी है वो एक बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो फ्री बिजली की बात की गई थी पिछली बार, उसका जो दायरा, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इससे प्रभावित भी है और कह सकते हैं लाभान्वित हुआ है, तो उस जो सेज है उसमें बढ़ा करके उस फ्री बिजली का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है अभिषेक, क्योंकि नगरीय कर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो बजट पर जिसका फोकस होता है, आपको लग रहा है कि कहीं राहत मिल सकती है? क्योंकि बचत और राहत, इन दो शब्दों का प्रमोशन प्री बजट में हो रहा है, तो क्या राहत किस तरीके से होगी और कहाँ कहाँ हो सकती है?
देखिए, अगर शहरी विकास की बात करें तो ये अशोक गहलोत सरकार का तीसरा कार्यकाल है और हर कार्यकाल में शहरी विकास को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस बार भी जो प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलाया है, जो 2 अक्टूबर 2021 से चल रहा है और अब तक 6,30,000 पट्टे जारी किए जा चुके हैं और इतने कम नियमन दरें कर दी है। फिर भी उम्मीद है कि जो अभी बजट निकलेगा, अब क्या जो बजट घोषणा होगी, उसमें जो 2 मई 2012 तक के जो बसावट है उसका जो है नियमन बहुत ही एक मुश्त, अभी जो उन्होंने 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये दर कर रखी है, वो एक मुश्त पे भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें अगर जयपुर में, तो जयपुर में जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो 7 प्रोजेक्ट की बात की थी, तो 4 पे काम चल रहा है और 3 की घोषणा और की जा सकती है कि जो है काम शुरू होगा। इसके अलावा जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में एक पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो हाईकोर्ट की पार्किंग के लिए गोल्फ क्लब या सेंट्रल पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग का जो है इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा पृथ्वीराज नगर में एक बड़ा तबका है जो कि हाईटेंशन लाइन के प्रभाव के चलते उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। और अगर हम इसकी शहरी विकास की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग। तो उसके लिहाज से भी अगर हम बात करें तो ट्रैफिक मास्टर प्लान जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा जो है, केवल मास्टर प्लान की बात होती है, तो इस बार सरकार की सोच है कि ट्रैफिक मास्टर प्लान भी हर शहर के बनाए जाएं ताकि वहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो किस तरह से दुरुस्त हो जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अगर हम JCTSL की बात करें, 100 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली है, इसके अलावा भी और भी घोषणाएं की जा सकती है। तो पूरा अगर देखें तो शहरी विकास को लेकर कहीं घोषणाएं की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन सर पुलिसिंग को लेकर हम आपसे विशेषकर जानना चाहेंगे क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण इशू है और जैसे कि बीजेपी इस वक्त घेरती है कि भाई अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तो क्या पुलिसिंग को मजबूत किया जा सकता है? और वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, क्या उनको एक बार जो डेडलॉक बनाए उसको क्लियर किया जा सकता है इस बजट में? निश्चित तौर पे ये बात सही है कि इस समय इस सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और तो कोई विशेष मुद्दे नहीं है, एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो सकती है या हो रही है। निश्चित तौर पे पुलिस के अंदर जिस तरीके के हालात हैं कि नफरी पूरी नहीं है, भर्तियाँ लंबे समय से अटक जाती हैं या तो किसी ने पेपर लीक के कारण और या फिर कोर्ट में अटकती हैं, तो वो मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, भर्ती का एक पुख्ता करना पड़ेगा। दूसरा, जो पुलिस को जिस तरीके की आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए अपराधियों से लड़ने की, अपराधी तो इनसे आगे रहते हैं पुलिस से, वो विदेश में बैठ करके ऑपरेट कर रहे हैं, गैंग चला रहे हैं, सब हो रहा है। ठीक है सर, मैं लेकिन इस जनरल बात को मैं ऐसे भी खत्म करना चाहूंगा अदिति कि धौलपुर के अंदर केशव गुर्जर गैंग को जिस तरीके से खत्म किया है ना, उसके लिए भी पुलिसिंग की तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये सर हो रहा है, क्योंकि पुलिस काम कर रही है और बहुत से ऐसे एसपीज हैं जो इस वक्त 24 घंटे काम कर रहे हैं गैंग्स को तोड़ने के लिए। एक और सवाल सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा हो सकती है, कुछ और महिला थाने खुल सकते हैं या कुछ और ऐसा हो सकता है? चाहिए आपको जिस तरह के हालात हैं, जिस पोस्ट कोविड जिस तरह से आज कोर्ट में पेंडेंसी है, 10 करीब 15 लाख केस पेंडिंग हो गए नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, 5.5 लाख से ऊपर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जजेस की कमी है, कोर्ट की कमी है, एम्प्लॉइज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए क्या है कि ये जो मौसम है ना वो उम्मीदों को पूरा करने वाला है, तो उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया का एक खास कार्यक्रम था बजट आपके द्वार, और जिस कार्यक्रम को लेकर तमाम जिलों पे हमारी 2 विशेष संवाददाता हैं जो पहुंची थी, तृप्ति और डिम्पल, उनसे पूछते हैं कि क्या उम्मीदें हैं और क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी। सबसे पहले मैं तृप्ति, आप बताइए कहाँ कहाँ आप पहुंचे और ख़ास तौर पे महिलाओं से संबंधित क्या महिलाओं को उम्मीदें हैं राजस्थान के इस बजट से? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने राजस्थान का दौरा किया, बहुत सारी जगहों पर हम गए, बहुत से मुद्दे लोगों के सामने आए और कह सकते हैं कि उनकी मांगे, क्योंकि वो होप करते हैं, आशा करते हैं कि जो मुद्दे हैं वो सरकार ज़रूर बजट में लेकर आएगी। बाकी अगर मैं बातें करूँ वहाँ के लोगों की, तो जो योजनाएं हैं वो चली हैं, सकुशल चल भी रही हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव है। ठीक है, इसी में डिम्पल भी थी। डिम्पल, आप भी जरा बताइए, पूरा राजस्थान घूम कर आए हैं, मुख्यमंत्री भी मिले थे, मुख्यमंत्री ने आपके इस पूरे प्रोग्राम की प्रशंसा भी की थी, तो वो मुद्दे क्या है? देखिए, विकास एक निरंतर प्रोसेस है, कभी वो खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो इस बजट में उम्मीद की जा रही है। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो ये दौरा किया, हालांकि हर वर्ग से जुड़ा हुआ था, हर वर्ग से हमने बातचीत की, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लेकिन खास तौर पे जहाँ बच्चों की बात होती है, शिक्षा को लेकर पिछले 2 सालों में राजस्थान में जो काम हुआ है, मेरे ख्याल से वो और किसी जगह पर नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया गया, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो अब तक छवि देखी जाती थी, जर्जर इमारतें, बदहाल क्लासेस, ये देखी जाती थी, और अब जो सरकार ने जो चेंज किए, क्योंकि बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं और
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एक तरह से महंगी प्राइवेट स्कूलों से कम्पीट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभिभावकों को राहत भी है और शिक्षकों के लिए भी बड़ी बात है कि एक चुनौती जो एक गवर्नमेंट स्कूल का जो शिक्षक होता है वो बच्चों को पढ़ा रहा है उस अंग्रेजी में। और दूसरी बात, एक जो लूप होल है जो आना भी चाहिए, इस बार बजट में काम होना चाहिए कि जो योजनाएं हैं सरकार की आती है, जैसे क्रमोन्नत करने की बात कही स्कूलों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों से काफी दूर है, क्योंकि योजनाएं तो सरकार की चलती है लेकिन जो जरिया है उन योजनाओं को बच्चों तक पहुंचने का, उस जरिए की कहीं ना कहीं कमी है और वो स्कूलों का डेवलपमेंट और उन जगहों पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अदिति ये बेहतरीन चीज है, जब हमने तृप्ति से पूछा तो उन्होंने वो चीजें बताई जहां काम होना है, और जब डिंपल से पूछा तो उन्होंने वो चीजें बताई जो काम हुए हैं। और बजट ऐसा ही होता है, उसमें बहुत सी चीजें होती है जो किया गया होता है, बहुत सी चीजें होती है जिस पर काम चल रहा होता है। राजेंद्र आर्या जी जरा बताइए सर, प्रवक्ता के तौर पर कुछ तैयारी की है, 3 शब्द मिले हैं आपको और इन 3 शब्द पे ही एक्सरसाइज पूरी होनी है। देखिए साहब, जहाँ तक बढ़त की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि राजस्थान जीडीपी के अंदर पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर है, 11.04, और उनका 11.4 है आंध्र प्रदेश का। तो राजस्थान के ये बढ़ते का एकदम जीडीपी में, और हम एक बीमारू राज्य से या रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है रेवेन्यू रिच स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी रिफाइनरी लगने के बाद में। और फिर हम बार बार लगातार मांग करते हैं कि अब 90-10 का अनुपात अगर केंद्र की योजनाओं में हमें मिलने लगे तो हमारी यहाँ की समस्याएं तमाम खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो ग्रामीण रोजगार के अंदर तमाम तरीके के जो बजट घटे उनको भी जरूरत है, क्योंकि रोजगार समस्या है, महंगाई समस्या है। मेरे भाई लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ है, तो इनको मेरे ख्याल से जानकारी ले लेनी चाहिए कि सबसे ज्यादा टैक्स आंध्र प्रदेश में है, गंगानगर में MP पेट्रोल का क्या भाव है? सुनिए सुन गंगानगर में लीजिए, पेट्रोल का क्या भाव कुछ है? भी गंगानगर की स्थिति पाकिस्तान आपको में पता है, राजस्थान पाकिस्तान के में है अंदर क्या? भौगोलिक स्थिति उसके आपको बगल पता से है ना, हरियाणा में क्यों नहीं है? किलोमीटर कितना है यहाँ से, कितना किलोमीटर है आपको पता है। हरियाणा में लग रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं है? आप ट्रांसपोर्टेशन पे डिबेट करा दीजिए ना, आप ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी दिलवा दीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन में पिछले 6 महीने में 50 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा कर क्रूड ऑयल पे घटा। आपकी सरकार ने सारे देश की सबसे महंगी बिजली देते हो आप, बताइए ना, सारे देश की सबसे महंगी बिजली देते हो आप, सारे देश की सबसे महंगी बिजली, 99,000 करोड़ का वादा किया। झूठ बोलते हो आप लोग कि क्रूड ऑयल के ऊपर गवर्न होता है, लेकिन क्रूड ऑयल $50 से कम हो गया। आप ₹1 घटाए तो बताओ क्रूड ऑयल का भाव क्या है, बताइए। 6 महीने से क्रूड ऑयल का भाव क्या है आपको पता है? क्रूड ऑयल का भाव आपको जनता को नहीं धमका सकते, नहीं धमका सकते जनता को, जनता को नहीं धमका सकते, सरकार के दम पे जनता को नहीं धमका सकते। पेंशन खाएंगे 99,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो 99,000 करोड़ का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वादा किया था राहुल गांधी ने, माफ करो कर्जा, कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। हमने कहा था क्या कर्जा माफ करने के लिए वादा किया था हमने। लक्ष्मीकांत जी प्लीज सर, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, एक अच्छी जगह बैठे हैं यहाँ पर जो लोग राजस्थान जानता है, आते हैं सर, आप अपने हिस्से का दो ना। राजेंद्र जी रुकिए, यहाँ जहाँ बैठे ना सर, यहाँ सुकून के लिए लोग आते हैं, रुके ना सर प्लीज, प्रोग्राम को क्लोज करना है। एक रैपिड फायर सर, रफीकांत जी शुरुआत आपसे करते हैं सर, एक घोषणा जो हो सकती है जिसकी उम्मीद है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ न कुछ करेंगे। किस वर्ग में करते हैं, किन लोगों को देते हैं, ये उनके बजट के ऊपर और उसके ऊपर पूरी उम्मीद करते हैं। गैस के लिए भी कुछ न कुछ उनका जैसे मन है वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मैं केंद्र बीजेपी के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि गैस पे जरूर चिंतन करें, राजनीति नहीं करें। ठीक है सर। विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा, ऊर्जा चिकित्सा की बात करें तो कैंसर के मरीजों के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। ठीक है, और ऊर्जा की बात करें तो नए बिजली के दफ्तर खुलने वाली बड़ी घोषणा हो सकती है, नई बिजली कंपनी की बड़ी घोषणा हो सकती है। लक्ष्मीकांत जी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा सर, बाकी देश में भी मिलेगा। 500 रुपए में सिलेंडर देना होता तो पहले दिन ही दे देते ही। आपको मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि नए बजट की जरूरत ही नहीं है। 4 साल में जो वादे किए, जो 99,000 करोड़ का कर्जा माफ करना था, जो 27 लाख बेरोजगारों को भत्ता देना था, वो सब दे दो ना। ठीक है, वो सब दे दो, उसके प्रोग्राम बाद क्लोज करना है। ठीक है, अभिषेक फाइनल कमेंट। घोषणा मैंने बताई जो हो सकती है, मकान लोगों को सस्ते मिले, शहरी लोगों को सस्ते मकान मिले, इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा सकती है, जिसकी डिमांड है जी। ठीक है निर्मल जी, क्योंकि पिछली बार टूरिज्म को उद्योग का जो दर्जा मिला था, इस बार कुछ खास? पूरे बजट के अंदर 2 बड़ी बातें रहेंगी। एक तो किसान के ऊपर पूरे बजट का जो किसानों के ऊपर 20% ज्यादा खर्च होगा, निश्चित तौर पर उसके लिए घोषणा की जाएगी। दूसरी, पर्यटन पे कम से कम 8 से 10% खर्चे का जो प्रावधान है इस बजट में रहना है। योगेश जी, मानकर चलें कि इस बजट के बाद मुख्यमंत्री पूरी कोशिश करेंगे कि विपक्ष को निरुत्तर करें। देखिए, बजट चुनावी होगा जैसे मैंने पहले कहा था, और एक भी सेक्टर को मुख्यमंत्री अछूता नहीं छोड़ेंगे। और जो कहते हैं ना, एक पिटारा खुलेगा, पिटारे से जादू निकलेगा,
और अशोक गहलोत सियासी जादूगर कहे जाते हैं, तो जादू कैसे वो राजनीतिक संदेश देगा, ये पूरा बजट उस पर निर्भर करता है। डिम्पल, एक डिमांड जो पूरे राजस्थान में आप घूम कर आए और वो पूरी हो जानी चाहिए इस बजट। एक तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको लेकर भी घोषणा हो सकती है, साथ ही बच्चों को लेकर जो शिक्षा अभी तक कहीं ना कहीं क्रमोन्नत कुछ स्कूलें हुई हैं वो पूरी तरह से अपग्रेड हो सकती है। राजेंद्र जी, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं सर, लोगों से मिलते होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, एक डिमांड बता दीजिए। माइक लीजिए ना सर, माइक लीजिए प्लीज। जहाँ तक मतलब राइट टू हेल्थ की पूरी बात चल रही है और राइट टू हेल्थ के ऊपर सरकार पूरी तरीके से और पूरे देश के अंदर निगाहें टिकी है कि राजस्थान राइट टू हेल्थ देने जा रहा है। उसके साथ में बच्चों के लिए भी जो कोचिंग माफिया का जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जाल फैला है उसको भी लेके इसी बजट सत्र के अंदर एक कानून बनने वाला है, उस पर नियंत्रण होगा। और हमारा देखो ट्रैक रिकॉर्ड मैं बता दूँ, 2722 जो बजट घोषणाएं थी उसमें से 2549 तो हमने पूरी कर दी, करीबन उनकी वित्तीय स्वीकृतियां भी जा रही है कि 94% है। तो ये रिकॉर्ड अगर पूरे देश में कहीं हो तो बता दीजिए। नरेश जी, युवाओं के लिए भी और पीएचडी के हिसाब से भी और बाकी भी आपको कुछ लग रहा है जो आपके पास है कि भाई ये घोषणा हो सकती है? मुझे लगता है कि एक तो युवाओं की बात की है, तो अगर हम खेल की बात करें तो खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इनामी राशि है वो बढ़ाई जा सकती है। पुराने जो खिलाड़ी हैं उनकी पेंशन की जो योजना है उसको लागू किया जा सकता है। जहाँ तक पीएचडी की बात की तो पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि करीब 15,000 किलोलीटर जो पानी है वो फ्री होगा, तो उसके बारे में घोषणा हो सकती है। जिस तरह से बिजली माफ़ी की जो बात थी वैसे पानी को लेके भी घोषणा हो सकती है और नए प्रोजेक्ट जिन इलाकों में पानी नहीं है उनको देने की भी इस बजट में पूरी घोषणा होगी। जी, फाइनल कमेंट आपसे सर, कोई भी एक ऐसी घोषणा जो आपके जहन में हो? मुझे लगता है कि इस बार सरकार जो है वो तो नए कोर्ट्स खोलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस और जुडिशरी के लिए जो अलोकेशन होता है पैसे का, वो उसको इस बार पहले के मुकाबले बढ़ाएगी। ठीक है अदिति, अब आपसे सवाल मेरा, क्योंकि पहले बजट आ रहा था 2 तारीख को, फिर बजट आया 10 तारीख को, आप दिल्ली में बैठती हैं, क्या इस बजट को 10 तारीख तक इसलिए भी पहुंचाया जा रहा है कि पहले विश्लेषण हो कि भाई केंद्र क्या दे रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री अपना बजट तैयार करें और बताएं कि देखिए बजट ये होता है? देखिए बिल्कुल ये तो होता ही है कि पहले केंद्र, क्योंकि केंद्र भी एलोकेट करता है राज्यों में बजट, तो पहले उस बात का तो इंतजार होता ही है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, योगेश जी ने भी ध्यान दिया था उस बात पे कि अशोक गहलोत केवल राजस्थान के मुखिया नहीं है, ये पूरे कांग्रेस की उस छवि को, उस कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, ये बजट उसको भी तय करेगा। इसीलिए पिछले 4 सालों में भले ही राजस्थान जो है अलग अलग बातों से सुर्खियों में रहा हो, पर पिछले 1 साल में मॉडर्न स्कूल, सोशल सिक्योरिटी, खास तौर पे ओपीएस और एनपीएस, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी क्षेत्र में चर्चा को लेकर, और इस मिथ्य को कैसे एनपीएस की तरफ ले जाएं। सबसे बड़ी बात जो संभावित है, जो कहा जा सकता है, नए जिलों की घोषणाओं को लेकर, नए संभागों को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई होगा, क्योंकि उम्मीदें लगभग सभी विधायकों को होंगी और उसमें फिर किन की पूरी होती है, किन की नहीं होती, फिर नाराजगी। कांग्रेस में एक पैटर्न है, नाराज होकर अपने घर में बैठ जाते हैं फोन स्विच ऑफ करके। तो यही बात मैं विजेंद्र आपको बताना चाह रही थी। मैं खत्म करना चाहूंगी कि एक मॉडर्न स्कूल, सोशल सिक्योरिटी, ओपीएस और चिरंजीवी, ये मुद्दे बहुत बड़े रहे हैं और जिसने कांग्रेस को, अशोक गहलोत की छवि को और बजट के लिए उम्मीदें इस बार और बढ़ा दी हैं। ओवर टू यू विजेंद्र, आप क्या कहना? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने इस महा कवरेज के जरिए आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की कि किस सेक्टर को क्या मिला है, कौन सी डिमांड है और वो कौन सी जगह है जहां सरकार को और काम करने की जरूरत है। हालांकि 10 तारीख को बजट आ रहा है और फर्स्ट इंडिया आपके साथ पुराने अंदाज से बहुत अलग एक नए अंदाज में आपके बीच में होगा, बजट को एक अलग नजरिए से आपके सामने पेश करेगा। इसलिए सुबह से फर्स्ट इंडिया को ट्यून करके रखिएगा। फिलहाल हम जहां मौजूद हैं उसका जिक्र मैं एक बार फिर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब पीछे सनसेट हो रहा है और यहां से जयपुर सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। यह आरटीडीसी का पड़ाव रेस्टोरेंट है जहां हम इस डिबेट को कर रहे थे। नमस्कार।